Hello class, today we will start a new chapter, that is security in the contemporary world. As you know that what is the meaning of the contemporary world, it means what is the condition of the security at present. ओके, समकालीन विश्व में सुरक्षा आपका ये चैप्टर है. ठीक है, इसमें हम रीड आउट करेंगे ट्रेडिशनल नेशंस ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी. The greatest danger to a country is from military threats. As we know that we are studying about the contemporary world security. At present, what is the greater threat in front of us? सबसे बड़ा बेटा थ्रेट क्या है? मिलिट्री है ना. क्योंकि एनवायरनमेंट तो हमें क्या करता है, जैसे एनवायरनमेंट है, सोशल है, बाकी सारे फैक्टर्स तो हमें क्या करते हैं, बहुत धीरे से अफेक्ट करते हैं. लेकिन जो मिलिट्री है, मिलिट्री से हम, जैसे हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, एटम्स बम्स हो गए, उनसे हम बहुत जल्दी क्या कर सकते हैं, दूसरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे बड़ा खतरा आज के टाइम में क्या है, यही है. ठीक है बेटा. द रूट ऑफ दिस डेंजर इज द अदर कंट्री विच बाय थ्रेटनिंग मिलिट्री एक्शन एंडेंजर द कोर वैल्यूज ऑफ सोवर्जिनिटी एंड इंडिपेंडेंस. अब बेटा क्या है कि जो आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो किस चीज़ को लेकर है कि थ्रेटनिंग द रूट ऑफ दिस डेंजर इज़ द अदर कंट्री विच बाय थ्रेटनिंग मिलिट्री एक्शन एंडेंजर द कोर वैल्यूज़ ऑफ द सोवर्जिनिटी एंड इंडिपेंडेंस. जो कंट्रीज़ है अपनी सोवर्जिनिटी को, इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए क्या करती हैं, अदर कंट्रीज़ के ऊपर मतलब अटैक कर देते हैं, या फिर इम्पेरियलिज्म को बढ़ाने के लिए दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर अटैक कर देते हैं. तो उसको क्या करने के लिए, रोकने के लिए दूसरी कंट्रीज़ भी क्या करती है, उस पर अटैक करेगी बेटा, उसको फेस तो करेगी ना. ठीक है, तो ये क्या है आपका कि एट प्रेजेंट करंट में सबसे बड़ा थ्रेट क्या है हम सब के लिए, वो है आपका मिलिट्री एक्शंस. देयर आर थ्री choices with the government in response to the threat of war. These choices are to surrender. Here he is saying to you that in front of us two things are there, two choices are there when war is there. कि आज के टाइम में हमारे पास जब वॉर हो जाती है, तीन ऑप्शन होते हैं, हम तीन तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं. फर्स्ट वन बेटा टू सरेंडर, या तो कोई हमारे ऊपर अटैक करे, ठीक है, हम उसके सामने सरेंडर कर दें. क्योंकि अगर वो हमारे ऊपर अटैक करेगा और स्टार्टिंग में ही हम उसको सरेंडर कर देंगे तो इतना मतलब हार्म नहीं होगा, सिर्फ हमें उसके रूल रेगुलेशन मानने होंगे, है ना. And next one is to prevent the other side from attack and to defeat itself during the war, and four components of traditional securities. अब ये क्या कहता है, प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैक, अपने आप को अटैक से बचाएं किसी ना किसी तरीके से. It is depend on us that how we can prevent ourselves from the attack. ओके कि हम कैसे खुद को अटैक से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं. एंड टू डिफेंड इटसेल्फ ड्यूरिंग द वॉर, और अपने आप को अगर वॉर हो भी जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सरेंडर करना, वॉर हो जाता है सरेंडर करना. दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर कहीं वॉर होता है तो खुद को बचाना, जैसे कि न्यूट्रलिटी पॉलिसी होती है कि हम तो किसी भी इशू में किसी के भी साथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेंगे, है ना. जब वो कंट्री किसी को कुछ बोलेगा ही नहीं तो दूसरी कंट्री उसके साथ अटैक क्यों करेंगी उसके ऊपर. ठीक है बेटा, तो दूसरा ऑप्शन है कि प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम द अदर साइड. तीसरा ऑप्शन है बेटा टू डिफेंड इटसेल्फ, कि अपने आप को डिफेंड करना. ठीक है, वो कैसे करोगे आप, या तो यूएन लेवल पे उसको लेके जा सकते हो. ठीक है बेटा. सेकंड थिंग क्या है, या अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि सामने वाली कंट्री क्या करे, आपकी स्ट्रॉन्गनेस को देखते हुए वॉर ही ना करे. गोट इट, क्लियर बेटा. तो ये क्या है, इसके यहाँ पे हमारे 4 कंपोनेंट बताए हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के. फर्स्ट वन इज डिटरेंस, डिफेंस, बैलेंस ऑफ पावर एंड अलायंस बिल्डिंग. डिटरेंस बेटा यहाँ पे सेम थिंग, यहाँ डिटरेंस क्या होता है कि अपने आप को सरेंडर कर लेना. इफ वी सरेंडर इन फ्रंट ऑफ द अगेंस्ट पावर देन वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ. हम बचा सकते हैं ना खुद को. खुद को कैसे बचा सकते हैं, वो हमारे ऊपर अटैक करेगा उससे तो बचा ही सकते हैं, है ना. दूसरा क्या है, डिफेंस,
कि हमारा डिफेंस क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर हमारा डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, हमारे डिफेंस में अच्छे सारे पावर्स हैं, हमारा पावरफुल मिलिट्री है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं। अगर कोई स्मॉल कंट्री है या हमसे वीकर कंट्री या हमारी कंपैरिजन में कंपैरेटिव कंट्री हमारे ऊपर अटैक करती है, तो हमारी मिलिट्री इतनी क्या है, स्ट्रॉन्ग है कि हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर का, एज यू ऑल द स्टूडेंट्स नो अबाउट द बैलेंस ऑफ पावर, that if any strong country is there in front of you, that you have to ally with the another small countries na, you have to make the ally. जैसे कि यू कैन सी द मैनी एग्जाम्पल ऑफ द अलाई या फिर ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, सीटो, सेंटो, वार्शा पैक्ट, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द पावर ऑफ बैलेंस ना बेटा। जब आपके वर्ल्ड में 2 सुपर पावर्स थे, तो उस टाइम क्या था, 2 सुपर पावर होने के बाद आपके पास क्या था, मतलब जो स्मॉल कंट्रीज थी उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, दैट वाज द नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो क्या करना, पावर ऑफ बैलेंस, क्रिएट द पावर ऑफ बैलेंस क्रिएट कर देना, शक्ति संतुलन बना देना, ताकि अगर दोनों तरफ शक्तियों का संतुलन रहेगा, बैलेंस रहेगा पावर का, तो कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक करते हुए 10 बार क्या करेगी बेटा, सोचेगी। ठीक है। थर्ड वन इज अलायंस बिल्डिंग। अलायंस बिल्डिंग मीन्स बेटा सेम थिंग, इफ एनी other country is very strong and it is against of you, that you have to ally with their enemies। तो आपको उसके जो भी enemies हैं उनके साथ क्या कर लेना चाहिए, अलाई कर लेना चाहिए। जो स्मॉल कंट्रीज है उनके साथ अलाई कर देना चाहिए, ताकि आपकी भी पावर अलाई करने के बाद क्या हो जाए, बढ़ जाए। Got it बेटा? Here you can see about the deterrence. Deterrence meaning prevention of war. Defense meaning limitation or ending war. Balance of power means there should be balance between bigger and smaller countries, and alliance building means coalition of states. As I told you, all the about 4 factors, okay, that plays an important role. Got it beta? A good part of maintaining a balance of power is to build up one's military power that coordinate their action to deter or defend against military attack. बेटा यहाँ पे he is saying to you that a good part of maintaining a balance, कि कैसे पावर बैलेंस किया जा सकता है, how can you maintain the balance in the world, to build up one's military power that coordinate their action to deter or defend against military attack। कि जैसे नाटो या फिर आप नाटो लगा लो, यूरोपियन यूनियन लगा लो, आसियान लगा लो, वो क्या है, उनका एम क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, दैट इफ एनी कंट्री अटैक ऑन द वन मेंबर ऑफ द आसियान या नाटो या यूरोपियन यूनियन, देन द कंप्लीट यूनियन विल गिव द आंसर टू दैट कंट्री। तो सारी की सारी कंट्री जो उसके मेंबर है वो क्या करेगी, उसका जवाब देंगी, है ना। तो इससे क्या होगा, वो बेटा कंट्री 4 बार सोचेगी उस कंट्री के ऊपर, उस यूनियन के एक मेंबर के ऊपर अटैक करने के लिए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी, मोस्ट थ्रेट टू ए कंट्री सिक्योरिटी कम फ्रॉम आउटसाइड इट्स बॉर्डर। अब ये क्या कहते हैं, जो सिक्योरिटी के लिए मेन थ्रेट है, अब जैसे कंट्री के अंडर है, कंट्री के अगर इनसाइड हम बात करते हैं तो कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं पीपल में, और फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप कंट्री की गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाता है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्रेट दैट इज मिलिट्री अटैक from the outside. If any country attack on the another country, that is the threat for a country. अगर कोई दूसरी कंट्री उस कंट्री के ऊपर अटैक कर देती है तो वो ज़्यादा हार्मफुल होगा ना, है ना बेटा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ सिक्योरिटी, मोस्ट थ्रेट टू ए कंट्री सिक्योरिटी कम फ्रॉम आउटसाइड इट्स बॉर्डर। Within a country, the threat of violence is regulated by an acknowledged central authority, the government. अब ये क्या है, जो आपके if the another country attack on any country, then the central government या central authority solve this issue. How beta? It is depend on the
सेंट्रल गवर्नमेंट or the higher authority. जैसे you can take the example of India. If any country attack on the India, who is on the higher post in India? Prime Minister beta, Defense Minister, Foreign Minister, President. They will take the decision ना, है ना. तो ये क्या होता है कि जब इससे रिलेटेड कोई थ्रेट आता है, कोई वोलेंस क्रिएट होता है, तो उसका रिस्पॉन्स, उसका आंसर कौन करता है? जो हायर अथॉरिटी होती है, सेंट्रल अथॉरिटी होती है. गॉट इट? बट इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स ईच कंट्री हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट ऑन सिक्योरिटी. इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में इट इज़ डिपेंड ऑन द कंट्री दैट हाउ दे कैन मेंटेन द पावर ऑफ बैलेंस एंड हाउ दे कैन सिक्योर देयर कंट्री. अब बेटा आप हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप अपने आप को कैसे सेफ रखते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप पावरफुल हो, मतलब पावरफुल हो तो बेटा ऑटोमेटिकली दूसरी जो कंट्री से दूसरे पर्सन आपको क्या करेंगे, आपसे डरेंगे. लेकिन इफ़ यू आर नॉट पावरफुल देन यू हैव टू मेक ए कॉर्डियल रिलेशन विद द सोसाइटी ना. तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है. अगर एक तो आप स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो, दूसरा आपको क्या कर, और लड़ते फिरते हो सबसे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना. तो आपको क्या करना चाहिए, कोर्डियल रिलेशन बनानी चाहिए ना. इट मीन्स ही इज सेइंग दैट एट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कंट्री, इट इज़ डिपेंड ऑन द कंट्री दैट हाउ द कंट्री विल सिक्योर द पीपल ऑफ देयर कंट्री. ओके बेटा. नेक्स्ट वन इज ट्रेडिशनल नेशंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी. जो इंटरनल सिक्योरिटी बेटा, जैसे आउटर सिक्योरिटी क्या हो गई, व्हेन द आउटर कंट्रीज विल अटैक ऑन अस, दैट इज द आउटर थ्रेट. ओके. इंटरनल सिक्योरिटी इट मीन्स वी हैव टू सिक्योर आवर कंट्री फ्रॉम द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल रिवोल्ट्स बेटा. इट इज वेरी बिग थ्रेट. Firstly, we have to focus on our internal threats, internal disputes. अगर बेटा कंट्री के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट्स है, कंट्री के अंदर के ही लोग आपसे सेटिस्फाई नहीं हैं, तो आपकी कंट्री कैसे जो आउटर अटैक होगा उसको हैंडल कर पाएगी. तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनल उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना. तो इसमें ये सारा है कि आप कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को आप मेंटेन कर सकते हो. Traditional security must concern itself with internal security which has not been given so much importance due to various reasons. कि आज के टाइम में क्या किया जाता है, as you know that at present we are focusing on the outer threat that is related to your military threat, है ना. तो ये आज के टाइम में हम क्या करते हैं, जो आपके आउटर थ्रेट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कंपेयर देन इंटरनल थ्रेट. After the Second World War, internal security were more or less assured to the powerful countries on the earth. Most of the European countries faced no serious threats from groups or communities living within those borders. Hence, these countries give importance to their external security. It is right, beta. How? If everything is good in the internal, if everything is good, everything is going smoothly in the inside of the country, then we can focus on the outer या external traditions ना, ये external threats ना बेटा. If conflict is there in our countryside, then firstly we have to focus on our internal issues. After that we have to focus our external issues बेटा. अब क्या होता है, अगर कंट्री के आंतरिक मामले बहुत ज़्यादा क्या ख़राब चल रहे हैं, तो हमें पहले क्या करना चाहिए, अपने इंटरनल इश्यूज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए. क्योंकि अगर हमारी कंट्री के पीपल ही हमें सपोर्ट नहीं कर सकते, देन हाउ कैन वी फोकस ऑन द एक्सटर्नल इश्यूज़, है ना. तो जो आपकी EU जैसी कंट्रीज़ थी, यूरोपियन यूनियन जो थी, उनकी कंट्रीज़ में बेटा इंटरनल इश्यूज़ नहीं थे, तो उन्होंने अपने एक्सटर्नल इश्यूज़ पे फोकस करना शुरू कर दिया. गॉट इट. द कॉलोनीज विच बिकेम इंडिपेंडेंट वर अंडर फियर ऑफ कन्वर्शन ऑफ कोल्ड वॉर इनटू ए हॉट वॉर. जो कॉलोनीज थी बेटा वो क्या थे, दे वर वरिड अबाउट द थर्ड वर्ल्ड वॉर.
अब वो क्या था, एज दे ऑलरेडी saw that the harmful effect of the Second World War. Now they doesn't want to participate in the Third World War. अब वो थर्ड वर्ल्ड वॉर में क्या पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे. एंड नाउ जो कंट्रीज क्या हुई हैं, इंडिपेंडेंट हुई है, वो बेटा जो कोल्ड वॉर था उसको हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं करना चाहती थी. ठीक है, क्यों नहीं करना चाहती थी बेटा, यू नो, क्योंकि बेटा उनको पता था अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, ये कोल्ड वॉर डायरेक्ट वॉर में कन्वर्ट हो जाता है तो बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, आपका कंप्लीट वर्ल्ड के ऊपर. ठीक है, द न्यूली इंडिपेंडेंट अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज वर मोर वरीड अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग कंट्रीज. जो बेटा आपकी ये एशियन कंट्रीज है, जो अफ्रीकन कंट्रीज है, जो मोस्टली इंक्लूडेड इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, दे वर वरीड. क्यों, क्योंकि उनको क्या था, क्योंकि वो अभी अभी न्यूली क्या हुई है, इंडिपेंडेंट हुई है, तो उनके जो बॉर्डर के साथ उनकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ कन्फ्लिक्ट होने के इश्यूज ज़्यादा हो रहे थे. ठीक है, तो इसीलिए उनको अपने बॉर्डर इशू पे ज़्यादा फोकस करना होता था और अपने इंटरनल कंडीशंस पे भी, इंटरनल इश्यूज पे भी, क्योंकि जो आपके जो कॉर्नर साइड होते हैं या फिर आपकी जो कोस्टल लाइन होती है, बॉर्डर होता है कंट्री का, वहाँ की जो स्टेट्स होते हैं वो क्या किसकी मांग करते हैं बेटा, सेपरेशन की बात करने लगते हैं. इसीलिए उनको इंटरनल फोकस के साथ साथ एक्सटर्नल फोकस भी मतलब उस टाइम बहुत ज़्यादा करना था. ठीक है, और एशिया और अफ्रीका की जो गवर्नमेंट थी, जो स्टेट की गवर्नमेंट थी, वो अपने दोनों इश्यूज़ पे क्या कर रही थी, फोकस करने के लिए मतलब ट्राई कर रही थी. गोट इट. They were worried about internal threats from separatist movement which wanted to form independent countries. Here you can see, as I told you, that many states of the countries wants to be a separate state or be a separate country. जैसे कि इंडिया का आप एग्जांपल ले सकते हो, इन द इंडिया जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वांट टू बी सेपरेट स्टेट, है ना. तो इंडिया में भी हमारे बेटा हमारे जो गवर्नमेंट था उसका मेन फोकस किसके ऊपर था, इंडिया जो आपकी जम्मू एंड कश्मीर को, उसको क्या करना था, जम्मू एंड कश्मीर को ज़्यादा फोकस करना था ना, ताकि वो वहाँ के लोग किसी और कंट्री के साथ इन्वॉल्व ना हो जाए और हमारे यहाँ पे रिवोल्ट स्टार्ट ना कर दे, है ना बेटा. यही सिचुएशन थी ना. तो इस चीज़ को लेकर हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, मतलब अपने इंटरनल इश्यूज़ को सोल्व करने पे ज़्यादा फोकस कर रही थी कंपेयर देन आउटर इश्यूज़ को. लेकिन अगर क्या होता है, अगर कंट्री हमारे ऊपर क्या करती है, अगर हमारी कंट्री हमारे इंटरनल इश्यूज़ पे ही फोकस करती है तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो आउटर इश्यूज़ पे फोकस नहीं कर पाती, जिससे क्या हो जाती है, हमारी इंटरनेशनल कंडीशन या फिर मिलिट्री डाउन चली जाती है. गॉट इट बेटा, क्लियर टू एवरीवन. तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ, यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि एट प्रेजेंट जो टाइम है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फोकस है हम किस पे रखते हैं, वो फोकस करते हैं हम अपने मिलिट्री के ऊपर. क्योंकि एट प्रेजेंट हमारे अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव सिक्योरिटी टू आवर पब्लिक. When we give the security to our public, then our public will do the work, will able to do the work freely. And if they are able to do the work freely, then they can do better. अगर वो अभी अब फ्री होके, अगर आपको सिर्फ एक टेंशन है कि मुझे स्टडी करनी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी स्टडी को इजीली कर सकते हो. लेकिन अगर आपके ऊपर बहुत सारी टेंशन्स हैं तो आप इजीली स्टडी नहीं कर सकते ना. आपका फोकस एक प्लेस पे ना रहकर बहुत सारे प्लेसेस पे होगा. ठीक है, तो वो सारा यहाँ पे आपको ये क्या कह रहा है कि आपको फर्स्टली यू हैव टू सोल्व योर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, आफ्टर दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर आउटर कॉन्फ्लिक्ट्स बेटा. Got it?
If any type of problem till now, then you can ask to me. Clear to everyone? You can call me and you can comment also. Got it, beta? Okay.